सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ महाट्रांसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो लास्ट लेक्चर से हमने इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स के जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट किए हैं, तो उसी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस इज पॉसिबल विथ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अभी सब लोग को पता ही है कि मेगर है वो हम लोग केबल इंसुलेशन के लिए कि बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। केल्विन्स डबल ब्रिज है, ये करेक्ट ऑप्शन है। व्हीटस्टोन ब्रिज है वो हम लोग मीडियम के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है वो हम लोग लो के लिए यूज करेंगे केल्विन्स डबल ब्रिज। और जो मेगर है वो हम लोग हाई अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो वैगनस अर्थिंग डिवाइसेस क्या होता है हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग केल्विन्स डबल ब्रिज का अगर जिन लोगों को पता नहीं है वो सर्किट कुछ ऐसा दिखाई देता है, शायद इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सर्किट आपको दिया रहेगा और पूछेगा ये कौन सा टाइप ऑफ द ब्रिज है। ओके, तो वैगनस अर्थिंग डिवाइस क्या होता है? द वैगनस अर्थिंग डिवाइस इज यूज्ड टू रिमूव द अर्थ कैपेसिटेंस फ्रॉम द ब्रिजेस। ओके, तो अर्थ कैपेसिटेंस है वो हम लोग एलिमिनेट करने के लिए जो वैगनस अर्थिंग डिवाइस हम लोग यूज करते हैं। तो इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में कि वैगनस अर्थिंग डिवाइस है वो क्या करता है, तो आपको चार ऑप्शन है वो प्रोवाइड किए गए थे। एपी जेनको का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्क ऑफ अ सिंगल फेज इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर मेक्स 60 रिवॉल्यूशंस इन अ 6 मिनट्स, मीटर कांस्टेंट ऑफ 1200 रिवॉल्यूशंस पर किलोवाट आवर, द पावर कंजम्पशन इन द लोड इज। यहाँ पे हम लोग को पावर कंजम्पशन है वो फाइंड आउट करना है। 60 रिवॉल्यूशन से 60 मिनट दिया है और मीटर कांस्टेंट पे दिया है। सेम मेथड है वो अप्लाई करना। ये शायद क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने हम लोगों के टेलीग्राम के ग्रुप में भी अपलोड किया था आई गेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मुझे नीचे आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। ओके, तो एपी जेनको का क्वेश्चन था, ईयर 2017 में पूछा गया था। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया है। तो ये फॉर्मूला है वो सिर्फ आपको लगाना है, वो क्या होगा फॉर्मूला, मतलब इसी से आपको फाइंड आउट करना है कि जो रिवॉल्यूशन पर किलोवाट आवर यहाँ और इससे हम लोग रिवॉल्यूशन है वो फाइंड आउट करेंगे और एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको जो किलोवाट का या फिर जो वैट का आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ओके, नीचे कमेंट में मुझे करेक्ट आंसर क्या है वो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डाइलेक्ट्रिक लॉस इन अ कैपेसिटर इज बेस्ट मेजर्ड बाय। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस किससे रिलेटेड होता है? तो कैपेसिटेंस से रिलेटेड होता है। तो कैपेसिटेंस से रिलेटेड क्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे, देखेंगे कौन सा जो ब्रिज है वो फाइंड आउट करता है। वेन्स ब्रिज है वो फ्रीक्वेंसी मेजर करता है, तो ये ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। शेयरिंग ब्रिज करेक्ट, ये कैपेसिटेंस मेजर करता है, तो इसलिए ये ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शेयरिंग ब्रिज। एंडरसन ब्रिज है वो इंडक्टेंस मेजर करता है, तो ये ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। एंड हेवी साइड कैम्पबेल ब्रिज हम लोगों ने अभी मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हेवी साइड जो ब्रिज होता है वो हम लोग यूज करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो ये भी ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। एक ट्रिक है या फिर जो यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि शेयरिंग ब्रिज, जैसे मैंने कहा था कि कैपेसिटेंस की हम लोग यूज करते हैं, तो शेयरिंग ब्रिज के साथ साथ डिसऑर्डर्स ब्रिज भी होता है। लेकिन डिसऑर्डर्स ब्रिज और शेयरिंग ब्रिज अगर आपको एक ही क्वेश्चन में देंगे, अगर आपको यहाँ पे चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहेगा शेयरिंग ब्रिज और दूसरा रहेगा डिसऑर्डर्स ब्रिज, तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक लॉसेस के लिए डिसऑर्डर्स ब्रिज है वो गलत ऑप्शन हो जाएगा। हम सिर्फ जो शेयरिंग ब्रिज है वही हम लोग यूज करते हैं। तो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में शायद 2014 में क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हम लोग कौन से ब्रिज से मेजर करते हो। वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, डिसऑर्डर्स ब्रिज भी था और शेयरिंग ब्रिज भी था। तो यहाँ पे शेयरिंग ब्रिज है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वहाँ पे डिसऑर्डर्स है वो टिक मत कर देना। दोनों कैपेसिटेंस मेजर करते हैं, लेकिन डाइलेक्ट्रिक लॉसेस मेजर करने के लिए हम लोग स्पेसिफिकली शेयरिंग ब्रिज है वो यूज करते हैं। ओके, जेपी जेनको का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रांसड्यूसर विथ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ रेजिस्टेंस इज ऑप्शन है थर्मिस्टर, ऑप्शन बी रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, ऑप्शन सी स्ट्रेन गेज एंड ऑप्शन डी थर्मोकपल। ओके, तो आपको ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसका होता है? तो ये होता है थर्मिस्टर का। स्ट्रेन गेज, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर और जो थर्मोकपल है ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो, उसका जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो होता है, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। लेकिन थर्मिस्टर का ऐसा नहीं होता है। थर्मिस्टर में अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है तो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो घट जाएगा। तो थर्मोकपल से रिलेटेड वगैरह सीबैक इफेक्ट होता है, पेल्टियर इफेक्ट होता है, तो ये जो इफेक्ट होते हैं ये भी एक बार देख लेना, इससे भी शायद डायरेक्टली क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो थर्मोकपल, थर्मिस्टर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, स्ट्रेन गेज, ये आपको इसका थोड़ा बहुत एक आइडिया होना चाहिए वर्किंग कैसे होता है। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा था सीबैक इफेक्ट, पेल्टियर इफेक्ट भी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीबैक इफेक्ट कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, या फिर जो पेल्टियर इफेक्ट हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, या फिर थर्मोकपल देंगे, यहाँ पे आपको पूछेंगे कि पेल्टियर इफेक्ट यहाँ पे यूज होता है या फिर यहाँ पे सीबैक इफेक्ट है वो यूज होता है। तो एक बार दोनों का डेफिनेशन और वर्किंग है वो देख लेना। ये एपी जेनको का क्वेश्चन था, ये 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है डी, एल, एल डी एंड ई ए। ओके, तो यहाँ पे चार डिफरेंट नोटेशंस दिए हैं। विद द अबव नोटेशन द डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ अ CRT using the electrostatic method of the deflection is given by।
तो हम लोग को फाइंड आउट करना है डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी ऑफ द CRT। CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब का डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी क्या होगा। ओके, तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो नोटेशंस है वो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। डी दिया है डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द सेंटर ऑफ द डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ओके, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्लेट यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ये है डिफ्लेक्शन प्लेट्स और यहाँ पे ये है स्क्रीन। ओके, तो यहाँ पे हमें जो स्क्रीन पे जो इमेज है वो दिखाई देती है CRT के अंदर। तो यहाँ पे जो स्क्रीन का जो हाइट है वहां से लेके जो सेंटर तक है, स्क्रीन का जो सेंटर है वहां पे जो डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द सेंटर ऑफ द डिफ्लेक्शन प्लेट। तो सेंटर ऑफ द डिफ्लेक्शन प्लेट और जो स्क्रीन है इसके लिए हम लोगों ने डी मेंशन किया है। लेंथ ऑफ द डिफ्लेक्शन प्लेट्स यहाँ पे है स्मॉल l। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, यानी कि दो जो प्लेट्स है उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। एंड द ई है ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। ओके, यहाँ पे डायग्राम आपको नहीं दिखा देगा, ये हुआ एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी है। आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या एक्चुअली होता है, क्योंकि नोटेशन कभी कभी चेंज करके देंगे आपको। तो कैपिटल डी यानी कि ये वाला वैल्यू और जो एल है, स्मॉल एल है, इन दोनों ये जो फैक्टर्स है ये न्यूमरेटर में होते हैं और जो रिमेनिंग दो है वो डिनोमिनेटर में होते हैं। ओके, तो इसका आपको यूनिट है क्या होता है वो भी आपको शायद पूछ सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का यूनिट क्या होगा। तो ये डी है, ये होगा मीटर में, ये एल है, ये भी होगा मीटर में। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, एल डी यानी कि ये वापस हो जाएगा ये मीटर में, और ई का वैल्यू है तो ये हो जाएगा वोल्ट में। तो इसलिए ये मीटर मीटर कैंसल आउट हो जाएगा। तो डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर वोल्ट। ओके, और डिफ्लेक्शन फैक्टर भी आपको पूछा जा सकता है। डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होता है, डिफ्लेक्शन फैक्टर इज अ, जिसे हम लोग जी से डिनोट करते हैं, इट इज इनवर्स ऑफ द सेंसिटिविटी। डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का ये इनवर्स होता है और इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट्स पर मीटर। तो शायद आपको ये भी पूछा जा सकता है कि डिफ्लेक्शन फैक्टर है वो क्या होता है, डिफ्लेक्शन फैक्टर। तो अगर आपको CRO या फिर CRT किसी का भी पूछेंगे तो सिमिलर टाइप का जो आपको फॉर्मूला है वो यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस हैज अ 50 डिवीजन स्केल एंड इंडिकेट्स अ 1 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। द सीरीज रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड टू मेजर इट वर्क एज अ वोल्ट मीटर ऑफ 5 वोल्ट रेंज विल बी। सेम हम लोग को गैल्वेनोमीटर को एज अ वोल्ट मीटर की तरह ट्रीट करना है, यानी कि एक रेजिस्टेंस रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, उसके साथ साथ हम लोगों को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट करना है। दोनों के हेल्प से हम लोगों को कितना वोल्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना है, 5 वोल्ट दोनों का रेंज रहेगा। ठीक है, 10 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे एक कैच है कि यहाँ पे जो करंट है वो यहाँ पे हम लोग को 1 माइक्रो एम्पियर डायरेक्ट नहीं लिखना है, क्योंकि 1 माइक्रो एम्पियर यहाँ पे पर डिवीजन है। ओके, फुल स्केल वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 50 डिवीजन। ओके, तो टोटल 50 डिवीजन है और हर एक डिवीजन है वो 1 माइक्रो एम्पियर डिनोट करता है। तो यानी कि जो टोटल हम लोग का यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला जो करंट रहेगा वो कितना रहेगा, 1 माइक्रो एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 50। ओके, तो टोटल जो करंट रहेगा हमारा वो रहेगा यहाँ पे 50 माइक्रो एम्पियर। ओके, तो ये हम लोग यहाँ से फ्लो करवाने की कोशिश करेंगे 50 माइक्रो एम्पियर। ओके, तो ये आर एक्सटर्नल का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, तो इसका अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर है वो सी ऑप्शन है वो मिल जाएगा। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन में पूछा गया था। सिर्फ आपको सर्किट में पता चलेगा, यहाँ पे अगर आपने केवीएल लगाया या फिर ओम्स का हेल्प लिया फाइनल आंसर तक पहुंच सकते हैं। सिर्फ आपको यही देखना है कि 1 माइक्रो एम्पियर नहीं, वो पर डिवीजन दिया है, आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सर्टेन ऑसिलोस्कोप विद अ 4 सेंटीमीटर स्क्रीन हैज इट्स ओन स्वीप आउटपुट फेड इनटू इट एज अ इनपुट। इफ द एक्स एंड वाई स्केल सेंसिटिविटीज आर द सेम देन द ऑसिलोस्कोप विल डिस्प्ले। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि एक्स एंड वाई स्केल सेंसिटिविटीज आर सेम, यानी कि अगर हम लोगों ने जितने अमाउंट से एक्स बढ़ाया तो उसके साथ साथ जो वाई का वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि हम लोगों को एक जो लीनियर लाइन है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर एक्स और वाई का सेंसिटिविटी सेम है तो हमें यहाँ पे ऑसिलोस्कोप पे जो डायगोनल लाइन है वो दिखाई देगा। तो इसलिए ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हमारा स्क्रीन यहाँ पे ऐसा है तो हमें एक ये कुछ इस तरह से जो लाइन है वो दिखाई देगा। ओके, डायगोनल लाइन है वो हम लोगों को दिखाई देगा ऑसिलोस्कोप पे। तो ये जो क्वेश्चन है वो 2 बार पूछा गया था, गेट में भी पूछा गया था 1995 में और अभी यूकेपीएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑसिलोस्कोप से भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, लिसा जेस पैटर्न से भी जो क्वेश्चन है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर CRO CRT ये सारी चीजें हैं वो एक बार देख लेना। उसके साथ साथ जो प्लेट्स कैसे होते हैं, उसका अंदर का फॉर्मेशन कैसे रहता है। हॉरिजॉन्टल प्लेट पे हम लोग वाई एक्सिस रहता है या फिर एक्स एक्सिस रहता है, वर्टिकल प्लेट्स में एक्स एक्सिस रहता है, वाई एक्सिस रहता है। स्वीप कैसा होता है, हम लोग जो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है वो हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें एक बार देख लेना, आप इससे क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हो। कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following bridges is used for the measurement of the inductance? कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हम लोग को पता ही है, मैक्सवेल्स ब्रिज है, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वेन्स ब्रिज अभी बहुत बार आ गया है, शेरिंग ब्रिज भी बहुत बार आ गए। मैक्सवेल
मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज होता है, मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज होता है, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो आपने देखा कि जो एसी ब्रिजेस है वो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एसी ब्रिजेस है वो आपको सारे बाय हार्ट होने ही चाहिए। कौन क्या क्या फंक्शनलिटी है वो, कौन क्या मेजर कर रहा है, उसका क्यू फैक्टर क्या होता है, ये भी आपको है वो पता होना चाहिए। इससे भी क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यू मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो क्यू मीटर सबसे पहले क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। द क्यू मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज डिजाइन टू मेजर द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर डायरेक्टली एंड इट इज यूजफुल इन मेजरिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉइल एंड कैपेसिटर। तो क्यू फैक्टर मतलब बेसिकली क्वालिटी फैक्टर होता है वो, और इसी जो क्यू मीटर से हम लोग क्वालिटी फैक्टर है वो ही फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द क्यू मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सीरीज रेजोनेंस। ओके, हम लोग को आंसर है वो मिल गया है, इट वर्क्स ऑन द सीरीज रेजोनेंस। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, एट सीरीज रेजोनेंस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज इक्वल टू द क्यू टाइम्स ऑफ द अप्लाइड इनपुट अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू टाइम्स ऑफ द जो सप्लाई वोल्टेज होता है इतना होता है। ओके, तो दस वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ द क्यू डायरेक्टली बाय कनेक्टिंग अ वोल्ट मीटर अक्रॉस द कैपेसिटर। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू फाइंड आउट किया कैपेसिटर के अक्रॉस, सोर्स वोल्टेज का वैल्यू तो हम लोग को पता ही है, तो अगर इन लोगों को डिवाइड कर दिया तो क्यू का वैल्यू हम लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा। इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द क्वालिटी फैक्टर, इंडक्टेंस, सेल कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, बैंडविड्थ एंड कैपेसिटेंस ऑफ द कॉइल। तो ये सारी चीजें हम लोग फाइंड आउट है वो कर सकते हैं। तो क्यू फैक्टर मतलब बेसिकली क्या होता है कि क्वालिटी फैक्टर मतलब एक पर्टिकुलर सर्किट में एनर्जी स्टोर करने वाला वैल्यू है वो कितना रहेगा, यानी कि ये बेसिकली डिपेंड करता है इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के वैल्यू पे। तो जितना अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का जितना ज्यादा रहेगा उतने अमाउंट ऑफ वो ज्यादा एनर्जी है वो स्टोर कर पाएगा। मतलब ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि टोटल एनर्जी सप्लाई किया है तो उसमें से डेसिपेट कितना करता है और उसमें से जो स्टोर कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो करता है। तो जितना अमाउंट ऑफ ज्यादा हमें क्यू फैक्टर जितना ज्यादा मिलेगा उसका मतलब है कि हम लोग को ज्यादा एनर्जी है वो ये पर्टिकुलर सर्किट है वो स्टोर करना है। ओके, तो ये बेसिकली फंडा होता है कि क्यू फैक्टर का। तो यही हम लोग फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्यू मीटर एंड इट वर्क्स ऑन द सीरीज रेजोनेंस प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेंज ऑफ द रेजिस्टेंस मेजर्ड बाय अ केल्विन्स ब्रिज इज। तो केल्विन्स ब्रिज क्या करता है, ये लो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो मेजर करता है। तो ये बेसिकली लेस देन द 1 ओम है वो वैल्यू है वो मेजर करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेस देन द 1 ओम का वैल्यू है वो लो वैल्यू हम लोग को कंसिडर करते हैं। तो 10 मिली ओम्स टू 10 ओम्स नहीं होगा। उसके बाद 0.1 ओम टू 10 मेगा ओम्स इतना तो नहीं होगा। 100 मेगा ओम्स, ओके, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1 ओम से लेके 0.1 माइक्रो ओम्स, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो इजीली मेजर करता है। ओके, ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन मेजर द प्रेशर डायरेक्टली। कौन सा यहाँ पे जो मीटर दिया है वो प्रेशर है वो डायरेक्टली मेजर करता है। तो हम लोग को पता ही है कि जो बॉल्डन ट्यूब है हम लोगों ने पढ़ा है बहुत बार। तो बॉल्डन ट्यूब है वो प्रेशर गेज, जिसे हम लोग कहते हैं बॉल्डन ट्यूब प्रेशर गेज, वो डायरेक्टली प्रेशर है वो मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रोटामीटर क्या करता है, तो रोटामीटर इज अ डिवाइस दैट मेजर्स द फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड इन अ क्लोज ट्यूब। तो ये बेसिकली क्या करता है, इट मेजर्स द रेट ऑफ फ्लो। तो फ्लो का रेट कितना रहेगा ये हम लोग मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटामीटर। इसलिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है वो यहाँ पे चले जाएंगे। तो बॉल्डन ट्यूब है वो डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑब्जर्वेशनल एरर्स आर कॉल्ड है। सो एरर से भी बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पूछेंगे कि ये पर्टिकुलर एरर है ये कौन से कैटेगरी में डिवाइड होता है। तो हम लोग ये एक चार्ट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ द एरर्स इन द मेजरमेंट, शायद आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं वर्बली कह रहा हूँ, ये समझ लेना। तो सबसे पहले टाइप ऑफ द मेजरमेंट में सबसे मेजर कैटेगरी कौन से होते हैं, फर्स्ट वन इज रैंडम एरर, उसके बाद आता है सिस्टमेटिक एरर एंड द लास्ट वन इज ग्रॉस एरर। ओके, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर एंड ग्रॉस एरर। उसमें भी सिस्टमेटिक एरर जो होते हैं वो टाइप होते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर, उसके बाद एनवायरमेंटल एरर एंड द इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंटल में भी अगर हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द डिवाइस, डिवाइस की कुछ लिमिटेशन की वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। उसके बाद एब्यूज ऑफ द एपरेटस, अगर हम लोगों ने ठीक से अगर उसको यूज नहीं किया तो उसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक से काम नहीं करेगा। एंड द इफेक्ट ऑफ द लोडिंग, तो लोडिंग अगर ज्यादा हुआ तो उसकी वजह से भी इंस्ट्रूमेंटल एरर है वो हमें दिखाई देंगे। तो यहाँ पे पूछा गया था ऑब्जर्वेशनल एरर आर कॉल्ड एज। ओके, तो यहाँ पे है वो ऑब्जर्वेशनल एरर। तो ऑब्जर्वेशनल एरर किसके टाइप है, ये होता है सिस्टमेटिक एरर के टाइप। ओके, ये होगा ऑप्शन यहाँ पे बी है वो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्यूरेसी ऑफ 0 to 100 volts voltmeter is specified as 2% of the full scale. The accuracy of the reading when the voltmeter measures the 50 volt or the full scale will be. ओके, तो हम लोगों को एक्यूरेसी उन्होंने दिया है परसेंटेज में दिया है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के। अगर हम लोगों ने 100 वोल्ट मीटर यूज किया
तो फुल स्केल पे हम लोग को 2% है वो एक्यूरेसी मिल रही है, यानी कि 100 वोल्ट का 100 वोल्ट यहाँ पे फुल स्केल वैल्यू है, तो इसका 2% है वो कितना हो जाएगा, इसका 2% हो जाएगा 2 वोल्ट्स, करेक्ट। इन्होंने आगे कहा है द एक्यूरेसी ऑफ द रीडिंग व्हेन द वोल्ट मीटर मेजर्स द 50 वोल्ट ऑन अ फुल स्केल। तो हम लोग 100 वोल्ट का ये जो फुल स्केल वैल्यू है वही हम लोग यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी जो अप्लाइड वोल्टेज है तो हम लोगों को तो जो इंस्ट्रूमेंट का जो एक्यूरेसी है उसका वैल्यू है वो सेम रहेगा, यानी कि 2 वोल्ट है तो हम लोग को यहाँ पे अभी 2 वोल्ट ही मिलेगा। तो यानी कि जो 50 वोल्ट अगर हम लोग मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को जो वैल्यू है ये यहाँ पे 2 वोल्ट ही मिलेगा, ये जो फिक्स वैल्यू हम लोग को वही मिलेगा। तो इसका जो परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा, ओके। तो अगर 100 का 2% है वो 2 वोल्ट है, तो 50 का कितना परसेंट है वो 2 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4%। 50 का अगर हम लोग 4% लेंगे, चाहे तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 50 का अगर हम लोग 4% लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ओके। ये अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 वोल्ट्स, तो यहाँ पे 4% है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जो एक्यूरेसी है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे हम लोग यहाँ पे जो 50 वोल्ट है वो मेजर कर रहे हैं, तो जो कोई भी हम लोगों को एरर मिलेगा या फिर जो एक्यूरेसी है वो अकॉर्डिंग टू द फुल स्केल के अकॉर्डिंग हम लोग को मिलेगी। तो यहाँ पे जो 2 वोल्ट है इसकी वजह से ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा, तो हम लोग को सिर्फ परसेंटेज का वैल्यू कितना है वो हम लोग को ये क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेजिस्टेंस थर्मोमीटर शोज द रेजिस्टेंस ऑफ 400 ohms and 440 ohms at ice point and at a steam point respectively. When the resistance is 428 ohms, the temperature will be. ओके, तो हम लोग को फाइंड आउट करें 428 ohms रहेगा तो वहाँ पे टेम्परेचर कितना रहेगा। आइस पॉइंट पे हम लोगों को यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग को वैल्यू मिल रहा है 400 ohms, में चाहिए तो यहाँ पे लिख देता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग को मिल रहा है 400 ohms, और स्टीम पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे 440 ohms। ओके, तो हम लोग को फाइंड आउट करना है 428 ohms पे कितना हो जाएगा। तो इसके लिए हम जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है वो यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम लोगों ने ये फार्मूला यूज किया तो डायरेक्टली हम लोगों को जो अल्फा का वैल्यू होगा फाइंड आउट हो जाएगा, और हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, तो हम लोग ऐसे भी यहाँ पे देख सकते हैं कि देखो 0 से 100 के चेंज होते वक्त हम लोग को जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कितना हो रहा है चेंज 40, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस चेंज के लिए हम लोगों को यहाँ पे 40 ohms से वो मिल रहा है, ठीक है। यानी हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस चेंज के लिए हम लोग को यहाँ पे कितना वैल्यू मिलेगा 4 ohms का वैल्यू, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कि 400 0 डिग्री सेल्सियस पे है और हम लोग को 428 पे फाइंड आउट करना है, ओके। यानी कि 4 ohms के लिए हम लोग को चेंज मिल रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, तो अभी 28 ohms के लिए हम लोगों को चेंज कितना मिलेगा यहाँ पे, ये कितना टाइम्स है यहाँ से 7 टाइम्स है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 टाइम्स, यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा, ओके। ये सेम है लीनियर, हम लोग को यहाँ पे अज्यूम करेंगे, यहाँ पे जो अल्फा का वैल्यू हम लोग को लीनियर मिलेगा ऑब्वियसली। 100 डिग्री सेल्सियस के लिए 40 ohms यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस के लिए 4 ohm का वैल्यू है वो चेंज होगा। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 4 ohms चेंज होने के लिए 10 डिग्री सेल्सियस चेंज होना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे 28 ohms का वैल्यू चेंज हो रहा है तो मतलब कितने अमाउंट ऑफ जो डिग्री सेल्सियस है वो चेंज होगा, यानी कि अगर 4 से लेके यहाँ पे 7 टाइम्स है, 4 × 7 हो जाएगा 28, तो इसलिए 10 × 7 हम लोगों को मिलेगा 70 डिग्री सेल्सियस। ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, आप ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन अगर आप ये स्टैंडर्ड फार्मूला है वो अगर आप यूज करोगे तो भी आपको फाइनल आंसर तक आप इजीली पहुंच सकते हो। इन अ 2 wattmeter मेथड फॉर अ मेजरमेंट ऑफ पावर इन अ स्टार कनेक्टेड 3 phase लोड, द रीडिंग ऑफ बोथ द wattmeters बी इक्वल एट। तो ये जो चार्ट है हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था। यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, बोथ wattmeters इज इक्वल। तो ये देखो यहाँ पे जो दोनों wattmeter का वैल्यू है वो इक्वल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो पावर फैक्टर रहेगा वो यूनिटी रहेगा, ओके। तो 0 पावर फैक्टर नहीं होता है, एंगल 0 होगा, पावर फैक्टर है वो यूनिटी हो जाएगा। ऑप्शन भी है यूनिटी पावर फैक्टर, करेक्ट। तो ऐसा हमें क्यों मिलता है हम लोग अभी चेक कर लेते हैं फटाफट। P1 का वैल्यू कितना था, √3 टाइम्स ऑफ द VPH IPH cos 30 + 5 या फिर 30 - 5, ओके। और जो P2 का वैल्यू था वो सेम था √3 VPH IPH, लेकिन यहाँ था cos 30 + 5, ओके। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे 5 का वैल्यू है वो 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये जो दोनों है P1 का वैल्यू और P2 का वैल्यू जो है वो हम लोगों को यहाँ पे सेम दिखाई देगा, P1 = P2, ओके। तो यही इसी से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे जो टेबल है वो फॉर्मेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स सिलेक्टिविटी, एक्यूरेसी, फिडिलिटी एंड सेंसिटिविटी, ओके। तो टॉर्क टू जो वेट रेशियो होता है वो होता है सेंसिटिविटी, तो टॉर्क टू वेट जो रेशियो होता है वो ज़्यादा होना चाहिए, ओके। तो इसलिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि टॉर्क टू वेट रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब वो हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, ओके। तो ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में पूछा गया था, तो इसके लिए आपको एक्यूरेसी, सिलेक्टिविटी, फिडिलिटी ये सारी चीज़ें हैं वो क्या होती है वो पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन लिया ताकि जो एक बार जो डेफिनेशन है वो आपके गो थ्रू हो जाएंगे, क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने प्रिसीजन, एक्यूरेसी, रिजोल्यूशन एंड स्टैटिक, इससे जो यहाँ पे ऑप्शंस में इसका हर एक का डेफिनेशन इन्होंने पूछा है। इंजीनियर एग्जाम का ये क्वेश्चन था। हम लोग लीस्ट सेकंड से जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट क्वांटिटी विच कैन बी डिटेक्टेड विथ इट्स सर्टेनिटी। तो स्मॉलेस्ट चेंज मतलब हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, तो ये क्या होता है, रिजोल्यूशन हम लोग जिसे कहते हैं। स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट क्वांटिटी विच कैन बी डिटेक्टेड, तो कितना अमाउंट ऑफ मिनिमम हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट में, इसे हम लोग कहेंगे रेजोल्यूशन, इतना उसका कितना है वो। तो इसलिए सी का आंसर है वो हो जाएगा 1। सी का आंसर 1 है यहाँ पे। तो ये जो दो ऑप्शन है वो चले जाएंगे, आधा काम हो गया हम लोग का। उसके बाद है क्लोजनेस ऑफ द रीडिंग विथ इट्स ट्रू वैल्यू। तो जितना एक्चुअल वैल्यू के जितना नजदीक रहेगा हम लोग कहेंगे उतना उसका एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट का ज्यादा है। तो जितना क्लोज रहेगा उतना उसका एक्यूरेसी ज्यादा हो जाएगा। तो बी का ऑप्शन हो जाएगा 2। इन दोनों में बी का ऑप्शन 2 कहाँ पे है, ये है बी का ऑप्शन 2 नहीं, बी का ऑप्शन 2 है यहाँ पे। ऑप्शन सी हम लोगों को आंसर मिल गया है। ठीक है, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। मेजर ऑफ द प्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट्स, यानी कि बार बार वो उसके अप्रोक्सीमेट या फिर सेम वैल्यू है वो कौन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे प्रिसीजन। तो वो हाईली प्रिसीजन जो मेजरमेंट है वो कंटिन्यूसली वो सेम अमाउंट ऑफ जो रीडिंग है वो प्रोड्यूस कर सकेगा, जिसे हम लोग कहेंगे प्रिसीजन। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट होता है प्रिसीजन और एक्यूरेसी में। एक्यूरेसी मतलब ट्रू वैल्यू के एग्जैक्ट जो सबसे नजदीक वाला ऑप्शन रहेगा वो रहेगा उसका एक्यूरेसी, और प्रिसीजन मतलब कंटिन्यूसली वो सेम अमाउंट ऑफ जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस कर सकेगा। एंड द लास्ट वन जो बचा रहेगा स्टैटिक का, द रेशियो ऑफ द इनफाइनेटेसिमल चेंज सेंसिटिविटी इन आउटपुट टू इनफाइनेटेसिमल चेंज इन द इनपुट। ये आपको पता नहीं रहेगा शायद से स्टैटिक का, लेकिन जो बाकी के 3 है वो बहुत बार हम लोग यूज करते हैं, क्वेश्चन में भी बहुत बार इससे क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट इज कैरेक्टराइज बाय, ऑप्शन है टाइम कांस्टेंट, ऑप्शन बी है स्टैटिक सेंसिटिविटी एंड टाइम कांस्टेंट, ऑप्शन सी है स्टैटिक सेंसिटिविटी एंड डैम्पिंग कोएफिशिएंट, एंड ऑप्शन डी है स्टैटिक सेंसिटिविटी, डैम्पिंग कोएफिशिएंट एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। ओके, तो हम लोग ये जो क्वेश्चन है वो कंट्रोल सिस्टम से कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। तो फर्स्ट ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन है वो कैसे बनता है, फर्स्ट ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन होता है वो के डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एस टाउ। तो यहाँ पे हम लोगों को पता ही है कि जो टाउ का है वैल्यू होता है वो क्या होता है, ये होता है टाइम कांस्टेंट। करेक्ट, ये होता है टाइम कांस्टेंट। एस इज नथिंग बट जो एस प्लेन होता है उसके रिलेटेड होता है। और जो के का वैल्यू है इसे हम लोग कहेंगे स्टैटिक सेंसिटिविटी। ओके, ये हो जाएगा स्टैटिक सेंसिटिविटी। हम लोग कभी कभी डीसी कांस्टेंट भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने यहाँ पे एस का वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर 0 हुई तो वहाँ पे डीसी का कितना मिलेगा हमें, तो हो जाएगा वैल्यू इक्वल टू के। तो ये हो जाएगा स्टैटिक सेंसिटिविटी। स्टैटिक सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर सेकंड ऑर्डर रहेगा तो सेकंड ऑर्डर के लिए हम लोग ट्रांसफर फंक्शन है वो कैसे लिखते हैं, ट्रांसफर फंक्शन हम लोग को ऐसा रहेगा कुछ, यहाँ पे ऊपर के रहेगा, हम लोग सिर्फ के अज्यूम करें यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। यहाँ पे जीटा क्या होता है, जीटा क्या होता है, डैम्पिंग कोएफिशिएंट। करेक्ट, ये होता है डैम्पिंग कोएफिशिएंट। ओमेगा एन मतलब क्या होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी। के का वैल्यू सेम रहेगा, स्टैटिक सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन जो डी है यहाँ पे इन्होंने करेक्ट है, स्टैटिक सेंसिटिविटी, डैम्पिंग कोएफिशिएंट एंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो अगर आपको सेकंड ऑर्डर पूछा, यहाँ पे इन्होंने सेकंड ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। यहाँ पे डैम्पिंग कोएफिशिएंट भी प्रेजेंट होता है सेकंड ऑर्डर में, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का ही क्वेश्चन था, ईयर 2003 में पूछा गया था। तो अगर हमें जो कंक्लूड करना है ये जो 2 लेक्चर्स थे वो, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि एसी ब्रिजेस से बहुत बार है वो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। मल्टीपल डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए थे, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था। कभी कभी एक ही एग्जाम में बहुत बार है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। सिमिलरली जो आपको जो बेसिक जो डेफिनेशन है वो आपके पता होने चाहिए, इसी पे डायरेक्टली क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली गैल्वेनोमीटर को अगर हम लोग को डेसी वोल्ट मीटर की तरह यूज करना है, या फिर अगर हम लोग उसको एमीटर की तरह यूज करें, या फिर उसका अगर रेंज बढ़ाना है, तो हम लोग वहाँ पे कैसे बढ़ा सकते हैं, उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, ऐसे टाइप की जो क्वेश्चन है वो भी आपको पता होने चाहिए। सिमिलरली जो सीआरओ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ऑसिलोस्कोप से रिलेटेड, वो भी क्वेश्चन अभी बहुत फ्रीक्वेंटली है वो पूछे जा रहे हैं। तो मेजरमेंट से इतना डिफिकल्ट है वो कुछ रहता नहीं है, कंसेप्चुअल इतना ज़्यादा नहीं रहता है। आपको सिर्फ जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वही पता होनी चाहिए, और जो कैलकुलेशन भी रहेगा वो भी बहुत ही ईजी रहेगा। अगर आपको सारी चीज़ें पता होगी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप इजीली फाइनल आंसर तक पहुँच सकते हो।
अगर आपको इससे कुछ भी डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद कंट्रोल सिस्टम के हम लोग चालू करेंगे। कंट्रोल सिस्टम के लेक्चर होने के बाद हम लोग देखेंगे एनालॉग डिजिटल का। अगर आपको चाहिए रहेगा तो हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे, मैं पोल डाल दूंगा, उसका आप आंसर कर देना, तो मैक्सिमम जिसका वोटिंग आएगा उसके रिकॉर्डिंग हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग डिसाइड करेंगे। या फिर एक हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि कंबाइन सारी चीज़ें मिला के एक कंबाइन कंपाइलेशन करके लेक्चर हम लोग लाने की कोशिश करेंगे, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स, मेजरमेंट्स, मशीन्स, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और जो मेजरमेंट्स, कंट्रोल सिस्टम, ये सारे हम लोग कंपाइल करके लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे। तो आपका भी मल्टीपल सब्जेक्ट का फटाफट जो रिवीजन है वो हो जाएगा। तो देखते हैं सारी चीज़ें कैसे होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चंस।